Assalamu alaikum, beta. Today's paper is MCQ AS Chemistry, and the variant is November 25, 1 2. Question number 1. Electronic configuration से related question है. Atomic structure is the topic. यहाँ पर आपको एक बात बताई थी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में. बी केयरफुल अबाउट वन थिंग कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में कुछ प्रॉब्लम था, और वो था 21 एटॉमिक नंबर से लेके 30 तक. दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. यहाँ पे मसला क्या था, 4s में इलेक्ट्रॉन जो है पहले आता है, एंड जब जाना होता है इलेक्ट्रॉन जाता भी 4s से पहले, s/3d. तो आपको इस केस में जो है ना, पहले आपको एटम की कन्फिग्रेशन लिखनी चाहिए ताकि आप मिस्टेक ना करें. आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 26. तो 26 की तरफ चलते हैं. तो इट विल बिकम आर्गन विच इज 18. देन वी विल हैव 4s एंड 3d. देखें यहाँ तक 18 पूरे हो गए. उसके बाद 4s में 2 आ जाएंगे, एंड 26 तक फिर यहाँ पे आ जाएंगे 6. Now, when we are removing electron, the first electron will be removed from here, the second from here, and the third will be from here. इसका मतलब हमारे पास कंफिग्रेशन बचेगी आर्गन 4s0 हो जाएगा एंड 3d5. तो s में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, एंड यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. 5 की कंफिग्रेशन जो है दिस इज रॉन्ग, इसको इधर होना चाहिए था. तो d इज द करेक्ट आंसर. पहले हाफ फिल्ड होंगे. एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज, एंड दैट इज फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन. आपको यहाँ बताया था कोई भी चीज हो आई के लिए, तो आपको पहली बात के 1 मार्क आपके पास स्टेट सिंबल का होता है, 1 मार्क इक्वेशन का होता है. तो आपने ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख देने होते हैं. अब वो फर्स्ट कह रहा है, तो व्हेन यू रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर चार्ज +1 आ जाएगा, उसके ऊपर 0 होगा. अच्छा, इसका गैस होना ये जरूरी था. तो आपके पास जो है ब्रोमीन जो है इट शुड बी गैस, उससे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज करना चाहिए ये. तो आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास कह रहा है कि रिडॉक्स रिलेटेड है, एंड द फर्स्ट वन इज दिस वन, ऑक्सीडेशन है, जबकि द सेकंड वन इज अ रिडक्शन. तो हमें ना पहले ओवरऑल इक्वेशन बनानी होगी. क्यों बनानी होगी? क्योंकि उसने कहा कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसके कितने मोल्स चाहिए होंगे with to react with sulfur dioxide to produce 1 mole of सल्फर. अच्छा, अब जो है ना इन दोनों को ऐड करना है. क्यों? आपके पास सल्फर H2S इस इक्वेशन में है, सल्फर इसमें भी है और इसमें भी है. तो व्हेन वी नीड टू ऐड बोथ दीज इक्वेशंस, तो हमें ना इलेक्ट्रॉन्स दोनों के इक्वेट करने होते हैं. तो आपके पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन विद 2. ऐसा करने से ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा. दिस विल बिकम 4 एक्चुअली, एंड दिस विल बिकम 4. इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड हाइड्रोजन आयन भी उस तरफ दोनों तरफ आ रहे हैं, वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो द नेट इक्वेशन आपके पास जो बचेगी, इस तरफ से जो चीज़ें बच रही हैं, दीज आर 2H2S plus SO2 and nothing else, then 2S, एंड फिर आपके पास एक और S आ रहा है नीचे, एंड देन 2H2O. तो आपके पास इस तरफ से जो चीज़ें आई हैं, दीज आर दीज थिंग्स. तो ये 2S और 3S का मतलब हो जाएगा आपके पास 3S. तो आपके पास 3S बनते हैं 2 मोल H2S से. तो आपके पास अगर इसके 2 हो, इसके 3 बनते हैं. अगर आपको बनाना कितना 1 मोल बनाना सल्फर का, तो उसके लिए इसको कितने चाहिए x. तो x इज इक्वल हो जाएगा 2/3. तो 2/3 मोल्स इज आंसर. विच स्टेटमेंट अबाउट these पार्टिकल्स इज करेक्ट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे कह रहा है यहाँ पर कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35. अगर ये जिस पर्टिकुलर की बात कर रहा है उसका फिर 35 होना चाहिए था. सो दिस इज रॉन्ग. ये तो रिलेटिव जो है उसका एटॉमिक मास जो है इसका 35 वाले का नहीं होगा, दोनों का मिक्सचर जो है उसका मिला के 35 ये जो बनता है ना. तो यू नो कि 35 एंड 37 का मीन होता है. इस तरीके से आपके पास जो है दूसरा जो इसने कहा कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन का 16 होता है. व्हेन यू हैव O2 इट मींस इट शुड बी 32. तो दिस इज अगेन रॉन्ग. फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड था इसलिए इसने फार्मूला का वर्ड यूज किया ये. तो कैल्शियम बेटा 40.1 होता है,
कार्बन 12 होता है एंड 3 ऑक्सीजन का मतलब 48. सो दिस विल बिकम 100.1. सो दिस इज द आंसर. अगेन इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें. जब इन एटम्स की बात कर रहा होता है तो जब इनकी बात करता है फिर 24 ही होना चाहिए. असल में ये जो लिखे हुए हैं ना आपके पास, ये मीन मास होते हैं, एवरेज मास होते हैं. दीज आर एवरेज, नॉट फॉर दीज आइसोटोप्स. इसलिए अगर आंसर जो है 24 अगर लिखा होगा सर, 12 लिखा होगा तो आप 12 लिखना पड़ेगा. फ्रैक्शन में नहीं आप जा सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज आपके पास यहाँ पे कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ pi bond. इज टॉकिंग अबाउट टू नाइट्रोजन एटम्स. देखिए दो नाइट्रोजन एटम जब आपस में कनेक्ट होंगे ना, ये हमने कर दिया. नाइट्रोजन बिलोंग टू ग्रुप 5. अगर 5 का तो वैलेंसी 3 होगी. जब 3 वैलेंसी होगी तो देयर शुड बी, मस्ट बी 3 स्टिक्स ना. तो ये की 3 वैलेंसी पूरी कर दी मैंने. नाउ नाइट्रोजन बिलोंग टू ग्रुप 5. तो आपके पास ना एक, दो, तीन एंड 4, 5. सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास. तो यहाँ पर आपको जब हाइब्रिडाइजेशन देखनी होती है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है, अगर आपको फाइंड करनी हो तो आपने लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं. यू शुड नो कि इलेक्ट्रॉन पेयर इज सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. एंड आखिरी चीज ये थी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू वन बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं. तो ऐसा अगर करते हैं तो आपके पास ना इसकी सराउंडिंग में दो लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है एसपी हो जाएगी. सिमिलरली इसकी सराउंडिंग में भी दो लोग आ रहे हैं, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो जाएगी. तो पहली बात जो सिग्मा बॉन्ड बना ना इनका, ये वाला बॉन्ड जो बना इनका, तो दैट इज एसपी. तो वन एसपी ऑर्बिटल ऑफ वन नाइट्रोजन ओवरलैप विद वन एसपी ऑफ द अदर एटम. ये बात सही है और ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है. एस नहीं हो सकता एंड एस नहीं हो सकता पी. अगली बात, द टाइप ऑफ ऑर्बिटल विच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब हाइब्रिडाइजेशन कर ली है तो सारे के सारे मिक्स हो गए हैं, तो आपके पास इन्हीं में तो बचा हुआ है. तो आपके पास एसपी में ही वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि इन्होंने मिक्सिंग कर ली थी. तो आपके पास जो है इसका आंसर बन जाएगा बी. अगर हाइब्रिडाइजेशन ना करता नाइट्रोजन एटम, तो फिर हम कह सकते थे कि किसी और जगह पे है. उसने जब हाइब्रिडाइजेशन कर ली तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ही बचे होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम शेप्स बॉन्डिंग. तो आपके पास सिंपल सा रूल था, कार्बन के लोन पे ढूंढने की जरूरत नहीं होती, बाकी उसने लोन पे लगा दिए. इट्स क्वाइट सिंपल. तो इसकी सराउंडिंग में ना 4 लोग आ रहे हैं ना, तो आपको बताया था 4 लोग जब आते हैं तो आपके पास इसका एंगल जो बन जाएगा दैट इज 109.5. सिमिलरली आपके पास ना यहाँ पर 4 लोग ही आ रहे हैं दूसरे वाले में, एक लोन पेयर है. तो होना तो चाहिए था 109.5, लेकिन लोन पेयर की वजह से रिडक्शन हो जाएगी एंड इट विल बिकम 107. एंड सिमिलरली यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी 4 लोग ही आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4. तो द एंगल मस्ट बी, शुड बी 109.5. बट दो लोन पेयर है तो -2.5 एंड -2.5. तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 104.5. तो लार्जेस्ट में कौन सा हो गया, इन सबको मार्क कर लेते हैं. दिस इज एक्चुअली जेड, दिस इज एक्चुअली वाई, जबकि दिस इज एक्चुअली एक्स. तो लार्जेस्ट हो गया वाई वाला और क्वेश्चन खत्म हो गया. उसके बाद आपके पास आ जाएगा जेड और उसके बाद आ जाएगा एक्स. तो सी शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. X and Y are elements of period 3. Atoms of X and Y each have only one completely filled orbital in their highest occupied subshell. थर्ड पीरियड में आपके पास होता है S, 3s एंड 3p. अच्छा, यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन है, इस वजह से क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मसला आया होगा. आप समझते हैं कि P में ना आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो सारे P को मिला के आते हैं. P की 3 टाइप्स होती हैं. तो आपके पास एक तो हाईएस्ट ये है, एक आपके पास 3p में अगर जाते हैं ना तो आपके पास एक होता है 3px, एक होता है 3py और एक होता है 3pz.
तो उसने कहा कि हाईएस्ट ऑर्बिटल जो होता है, ऑर्बिटल लिखा हुआ है, ऑर्बिटल एस नहीं लगाया उसने, ठीक है। अच्छा, आपके पास एक तो, जब इसको हम देखें तो इसका फुलफिल्ड होने का मतलब हो जाएगा कि इसके अंदर ना कंप्लीटली फिल का मतलब हो जाएगा वन, एक होना चाहिए, ओनली वन, एंड कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। तो आपके पास एक तो हो गया एस टू। एक आपके पास ना यहाँ पर चलते हैं तो आपके पास ये, और फिर ये, और फिर ये, तीन होते हैं। तो आपने एक रखा, दूसरा इसमें आएगा, तीसरा इसमें आएगा, और चौथा जाके इसमें आएगा। तो जहां पे जाके ये भी जो है ना कंप्लीटली फेल्ड हो जाएगा। तो आपके पास इसका मतलब हुआ कि P4 पे जाना है आपको। एक हो जाएगा आपके पास P4, जबकि एक हो जाएगा आपके पास S2। अब S2 जाके चेक करेंगे ना वहां पे, 3s2 एंड 3p, थर्ड पीरियड में। तो S2 जो है वो जाएगा आपके पास मैग्नीशियम की तरफ, एंड 3p4 जाएगा आपके पास सल्फर की तरफ। तो सल्फर जो है S8 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, जबकि मैग्नीशियम जो है मेटल है। तो इसमें जो आपको पता है कि मेटल में बॉन्डिंग क्या होती है, इसमें आपके पास पॉजिटिव आयंस होते हैं एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जाइंट मेटेलिक स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी। जबकि S8 की फॉर्म में होता है, मतलब सिंपल कोवलेंट। तो आपके पास सल्फर सल्फर सल्फर, एंड देन सल्फर सल्फर। देखते हैं कितने हो गए, पता नहीं। 8 पूरे हो गए ऊपर। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 8 पूरे हो गए, इस फॉर्म में होता है। तो इसका सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आपके पास बी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा हल्का सा स्नेकी है, तो इसको थोड़ा देखना। इसमें उसने एक्सप्रेशन दिया आपको एमआर निकालने के लिए। अगर आप रॉन्ग भी करते तब भी ठीक आ जाता आंसर, लेकिन करेक्ट भी आपको बताते हैं क्यों ऐसा हुआ। तो आपके पास जो है, इसमें एमआर निकालना है आपको, प्रेशर वॉल्यूम वगैरह दिया हो, तो इसका मतलब कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी आपको अप्लाई करना था। एन की जगह पे आपको मास लेके आना था, क्योंकि उसने डेंसिटी की बात की थी। तो इस केस में अगर आप इसको देखते तो आपके पास मास अपॉन एम आर बन जाता है, एम आर। तो एम आर जो है हो जाता है इक्वल टू एम आर टी अपॉन पीवी। अब आपको पता है कि मास जो है वो आपको 2.262 लिया था आपने, 8.31 इसकी वैल्यू होती है, एंड टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। तो आपके पास 298 हो जाएगा। एंड देन प्रेशर आपके पास पास्कल में होता है, तो आपने यहाँ पे लिखना था 101,000। तो आप इस बेस के ऊपर ना कोई और ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा ना, तो आप करेक्शन हो जाती है। अब इशू ये है कि ये ऐसा क्यों किया इसने, इसने इससे डिवाइड क्यों किया है। तो उसकी जो लॉजिक है, उसकी जो रीजनिंग है वो ये है कि वंस अगेन यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो बल्कि इस एक्सप्रेशन पे आ जाता हूँ समझाने के लिए इधर। तो आपके पास जो एम आर है ना, वो इज इक्वल टू एम आर टी अपॉन पी को साइड पे कर रहा हूँ और वॉल्यूम को नीचे कर रहा हूँ। ये ना मास अपॉन वॉल्यूम जो है ना डेंसिटी होती है, यही डेंसिटी होती है। अच्छा, इस डेंसिटी को जो उसने दिया, उसने दिया हुआ आपको 2.62 ग्राम दिया हुआ है, एंड वॉल्यूम से क्या दिया, डेसीमीटर क्यूब, मतलब पर डेसीमीटर क्यूब। एंड आपके पास आर टी, मतलब आर टी को मतलब हो गया जी, आर की वैल्यू होगी 8.31, एंड 298 ये हो गया। एंड प्रेशर आपका हो गया 101,000। आपको पता है कि इस एक्सप्रेशन में आपको जो प्रेशर होता है ना, जो वॉल्यूम होता है, दैट शुड बी इन मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब में कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि अगर आपके पास डेसीमीटर क्यूब हो ना, डेसीमीटर क्यूब, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू मीटर क्यूब, तो आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब हो, तो उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं -6 से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। जी डेसी था, इसको सेंटी उसमें मीटर क्यूब में ले जाने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसकी बेस के ऊपर ये बन जाएगा। अब आपके पास एक्सप्रेशन 2.62 डिवाइड बाई 0.001, एंड देन 8.31 एंड 298 एंड 101,000। तो इसलिए आपके पास आंसर जो है वो डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम एंथैल्पी, एंड हियर ही जस्ट हैज आस्क्ड जूल्स में अमाउंट मांगी है। मतलब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, -mc∆T अपॉन 1000 एंड अपॉन मोल। इससे आंसर जो हमारे पास आता था वो आता था किलो जूल पर मोल में। अगर आप इसमें से मोल को रिमूव कर देते हैं ना, तो मैं वैसे ही यहाँ बताता जा रहा हूँ आपको। मोल को काटना है तो आप इसको काट देंगे। तो अगर आप इसको काट देंगे ना,
तो आपके पास किलो जूल में आ जाएगा, और आप इसको भी काट देंगे तो आपके पास जूल में आ जाएगा, मतलब जस्ट दिस वन वी नीड टू यूज। इसमें यू नो कि मास जो है किसका होता है, वाटर का, सॉल्यूशन का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास वो गिवन होती है 4.18 डेटा बुलेट में। एंड टेम्परेचर जो है आपके पास, क्योंकि डेल्टा टी है, तो आपके पास ना इन दोनों का डिफरेंस जो है वो निकालना है आपने। याद रखिएगा, डेल्टा टी चाहे केल्विन में हो, होता तो यहाँ पे केल्विन में करना होता है, लेकिन डेल्टा टी जो है केल्विन का हो या सेल्सियस का, दोनों एक ही बात होती है। मैं ये बात यहाँ बता देता हूँ। तो पहले तो इसको हम माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे T2 - T1 कर दूं, 41 माइनस 23.7, इससे आंसर आ रहा है हमारे पास 17.3। देखिए ये जो सेल्सियस में लिखा था, तो मैंने लिखा T2 - T1। तो T2 था 41 माइनस 23.7, और इसका आंसर जो मेरे पास आया ना डेल्टा टी, वो आ गया आपके पास 17.3, और ये डिग्री सेल्सियस में था। अगर इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करूँ, तो मुझे इसमें भी 273 ऐड करना होगा, और इसमें भी 273 ऐड करना होगा। तो ऐसा करने से आपके पास भी बन जाएगा, इसका भी डिफरेंस वही आएगा। तो 41 प्लस 273, तो इट इज 314। उधर चलते हैं, तो 23.7 प्लस 273, एंड इसका आंसर आ रहा है 296.7। इन दोनों को अगर आप केल्विन में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, वो सेल्सियस में था, ये केल्विन में, तो इसका डिफरेंस भी वही आएगा जो ऊपर आ रहा था। तो इफ यू माइनस इट, माइनस 314, द आंसर इज 17.3। तो आपको हियर यू डोंट नीड टू कन्वर्ट इट। हाँ, पीवीआरटी में लाजमी करना है। तो आपके पास जो है, यहाँ से ये बनेगा, यहाँ से ये बनेगा, एंड मास आपके पास वाटर का होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, on one commercially heat pad contain iron, activated carbon and water. The heat pad is activated by air. इसमें है क्या क्या चीज, आपके पास Fe है, इसमें आपके पास कार्बन है, इसमें आपके पास वाटर है। ये एक्टिवेट तब होता है जब आप इसको एयर देते, एयर का मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इसको इसको इसको, फिर जाके। तो फिर जो है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिएक्शन इन हीट पैड। हीट पैड खुद लिखा हुआ है, तो रिएक्शन एंडो तो नहीं होगा, एक्सो होगा ना, हीट निकल रही है उससे। एंड आगे जो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, आयरन गेन इलेक्ट्रॉन, सवाल नहीं पैदा होता, इट्स अ मेटल। नेवर गेन, मेटल लूज, यस। तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच सब्सटेंस हैज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज हाईएस्ट। देखिए ये तो एलिमेंट है, जीरो कर दें इसको, तो इसकी तो है ही नहीं। इसको फाइंड करने के लिए नेट चार्ज इज जीरो, 6 ऑक्सीजन की वजह से हो जाएगा -12। इसको आपने फाइंड करना था, आप लिख देंगे 4x। एक सोडियम के ऊपर चार्ज +1 होगा, तो ये हो जाएगा +2, और बीच में लगा दिया प्लस प्लस, एंड दिस वे इट विल बिकम 4x इज इक्वल टू +12, 10 हो जाएगा यहाँ पर। एंड फिर x को जब फाइंड करेंगे, तो आपके पास 10/4 हो जाएगा, मतलब 2.5 पॉजिटिव में आपके पास ऑक्सीजन स्टेट आ रही है इसकी। सिमिलरली इस वाले में आते हैं, नेट चार्ज जीरो, 3 ऑक्सीजन की वजह से -6, यहाँ पे 2x आ जाएगा, 2 सल्फर एंड 2 ये। तो आपके पास यहाँ पे 2x जो है वो हो जाएगा +4 के बराबर, और x का आंसर आ जाएगा +2। एंड द लास्ट वन इज नेट चार्ज इज जीरो, द लास्ट वन, नेट चार्ज इज जीरो, 2 क्लोरीन की वजह से -2, 2 ऑक्सीजन की वजह से -4, एंड इट इज x। तो x का आंसर आ जाएगा +6, तो सल्फर यहाँ पे +6 आ रहा है। तो हाईएस्ट आपके पास यही आ रही है +6, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम, पी क्यू reversible with 2R and S. तो in a certain mixture of volume 1 decimeter cube, equilibrium concentration of Q is this. Q, keep in mind, Q is a reactant, and he is telling you the concentration at equilibrium. तो उसने इक्विलिब्रियम पे आपको कॉन्सेंट्रेशन बताई है इसकी, इतनी है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना कॉन्सेंट्रेशन के लिए पानी के वो जो दो बना के आपको दिखाते हैं।
तो रिवर्सिबल के लिए इस तरीके से डायग्राम बनाया करते थे। ये थे हालात आपके पास। ये आपके पास P प्लस क्यू है, जबकि ये आपके पास 2R प्लस एस है, और ये रिवर्सिबल है। तो आपके पास इक्विलिब्रियम आई हुई है ना किसी भी जगह पे। मैं ऐसे ही समझाने के लिए बराबर कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे नीचे भी कर देता हूँ। इस जगह पे इक्विलिब्रियम है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो है दोनों सेम है। तो इट वाज एक्चुअली कितना बताया उसने, 10 मोल। अब उसने क्या किया है कि न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। अगर आपने क्यू जो है इसमें और ऐड कर दिया, अगर आप इसमें क्यू और ऐड कर देंगे, मींस कि आप जो है इसकी अमाउंट जो है प्रोडक्ट की बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे लेके आ गए। तो इसका मतलब ये जो है ना, यहाँ से ये लाइन रिमूव हो जाएगी, लेवल विल बिकम दिस वन। मतलब आपने उसमें 5 और ऐड कर दिया था, तो आपके पास ये दोनों मिला के 15 तक पहुंच गई कहानी। 15। क्या ये यहीं भी रुकेगी कि ये किसी तरफ शिफ्ट करेगी? व्हेन यू हैव इंक्रीज द रिएक्टेंट, तो आपके पास ना इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड पे जाएगी। एंड ऐसा होने से आपके पास इसकी अमाउंट कम हो जाएगी और इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, और एक नई जगह पे दोबारा इक्विलिब्रियम आ जाएगी। मतलब कीप इन माइंड कि जो पहला लेवल था उससे ऊपर रहेगा, और जो है 15 पे भी नहीं रहेगा। तो पहली बार उसने कहा कि 15 हो जाएगी उसकी, नहीं, 10 और 15 के दरमियान होगा, यस। सो दिस वॉज लेवल, ये लेवल आपके पास 15 था, जबकि ये लेवल आपके पास 10 था। तो इनके बीच में आ गया कहीं पे, हमें नहीं पता कहाँ पे आएगा। 10 हो जाएगा, नहीं, बिटवीन, ये भी वाली बात गलत हो जाएगी। तो ये जो है आपके पास आंसर बन जाएगा बी। तो रिएक्शन की अमाउंट डिक्रीज करेगी, प्रोडक्ट की इंक्रीज करेगी। तो आपने जितना भर दिया था वहां पे जाएगा, उसको जोड़ के थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि सम पार्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। हैबल प्रोसेस में ये होता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रोसेसेस? Kp of Haber process has no unit। झूठ बोल रहा है, आपको पता चल गया होगा। तो अगर मैं अमोनिया वाली बात लिखूं, तो आपके पास यहाँ पे होता है N2 3H2 रिवर्सिबल विद 2NH3। तो आपके पास ना इसका Kp जो होगा, उसमें आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ NH2 NH3, इसकी पावर 2 आएगी। एंड नीचे आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3 आएगी। तो ऊपर आपके पास पावर जो है 2 बन रही है, नीचे पावर 4 बन रही है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2। तो इसका यूनिट निकलेगा पास्कल -2। तो ये वाली बात गलत हो गई। कॉन्टैक्ट प्रोसेस वैल्यू ऑफ Kp फॉल व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। आपको बताया था कि प्रेशर इंक्रीज करने से, या कुछ भी इंक्रीज करने से, चेंज करने से Kp चेंज नहीं होता। तो चेंज होता है आपके पास टेम्परेचर से। तो Kp ओनली चेंज होता है टेम्परेचर से। उससे टेम्परेचर जो है आपको कांस्टेंट रखा था। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हैबर प्रोसेस यूज होमोजेनियस कैटलिस्ट। हैबर में आपके पास आयरन कैटलिस्ट होता है, और आयरन जो है ना सॉलिड होता है। अच्छा चले, आयरन 3 ऑक्साइड भी होता है कैटलिस्ट, ये भी आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड होता है। जबकि ये दोनों गैसेस नहीं, तो होमोजेनियस नहीं, हेटेरोजेनियस होता है। याद रखिएगा, जितने भी आपको याद है ना कैटलिस्ट, जो आप प्रोसेस में देख चुके हैं, वो सारे ही हेटेरो है तकरीबन। होमो की एग्जाम्पल आपके पास ना होने के बराबर है। तो एक तो होमो की एग्जाम्पल याद रखिएगा आपके पास, कि SO2 प्लस O2, एंड आपके पास जो है SO3 में कन्वर्जन था, ये वाला। ये होमोजेनियस की आपको एग्जांपल याद होगी, जिसमें आपके पास ये गैसेस है, ठीक है। इसके बाद वेनेडियम पेंटोक्साइड इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड द पोजीशन ऑफ इज अनचेंज। ये बात सही है कि इसमें ये यूज होता है, एंड कैटलिस्ट से एक पोजीशन चेंज नहीं होती। तो डी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेंट्रेशन से अगर रिएक्टेंट बढ़ा देंगे तो आगे जाएगा, प्रेशर से कम मोल की तरफ जाएगा, टेम्परेचर से एंडो आगे जाता है। कैटलिस्ट इंपैक्ट नहीं डालता पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 centimeter cube hydrogen peroxide decompose in water to form water and oxygen। अच्छा, इसकी जो डिकम्पोजिशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिकम्पोज टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करें ना, तो बैलेंसिंग में आपको ना, यहाँ पर ऑक्सीजन को वहाँ पे 3 हो रहे हैं, तो आपको इसको A1 नंबर कर दिया, एंड आपको ये करना पड़ेगा। अब उसने क्या दिया आपको, उसने कहा 160 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन RTP पे प्रोड्यूस इन 5 मिनट्स, एंड व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पूछा उसने।
उसने प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन नहीं पूछा, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड पूछा। इसका मतलब मुझे मोल यूज करने हुए कि इसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। यूनिट दिया हुआ इसने मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर पहला काम तो ये हो जाएगा कि आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल्स निकालने हैं। आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी हुई है और पूछा इसके बारे में। आपको पता है कि इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, तो आप सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। इसके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है आपको मोल्स में जाना, तो आप उसके मोल्स लिख दें। फिर आपको बताया था कि जो पहली लाइन होती है दूसरी लाइन होती है वो कहाँ कहाँ से लिखनी होती है। एक लाइन आपको ऊपर वाली जो है वो लिखनी होती है आपके पास इक्वेशन से, जबकि दूसरी लाइन जो होती है आपके पास वो क्वेश्चन से आती है। तो क्वेश्चन में क्या है और इक्वेशन में क्या है। इक्वेशन में उसने मोल्स पूछे तो मैं यहाँ पे मोल्स लिखूंगा। तो इसका वॉल्यूम पूछा है और सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 मोल का 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एंड वन क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपके पास, क्वेश्चन में कह रहा था 160 है, तो ये कितने मोल्स होंगे। ये डिकम्पोज हो रहे हैं तो ऑक्सीजन बन रही है, राइट। तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 into 160 डिवाइड बाय 24,000। तो ये बन जाएगा 160 into 2 एंड डिवाइड बाय 24,000। इससे जो आंसर आया है दैट इज 0.01333 मोल्स आ गए आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। अब वो यहाँ पे सेकंड कह रहा है, यहाँ पे मिनट कह रहा है। तो आपके पास 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट जो होता है आपके पास वो होता है 60 सेकंड का। तो 5 मिनट हो जाएंगे आपके पास एक्स सेकंड। तो 5 6 300 सेकंड बन जाएंगे आपके पास। तो आपके पास ये मोल आ चुके हैं एंड सेकंड से डिवाइड करना दैट इज 300। तो आपके पास मोल पर सेकंड बन जाएगा डिवाइड बाय 300। तो द आंसर बिकम्स 4.4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे वो कह रहा है कि रिएक्शन पाथ में 2 स्टेप्स हैं। तो 2 स्टेप वाली सारी रिएक्शंस ही है इसमें। एंडोथर्मिक है। एंडो में आपके पास ये आ जाएगा और एंडो में आपके पास ये आ जाएगा। ये दोनों एक्सो है, यू कैन सी दीज टू आर एक्सो, इसलिए मैंने काट दिया इसको। अगली बार उसने कही है कि सेकंड स्टेप इज लाइकली टू फास्टर। इसका मतलब इसकी सेकंड वाले की ई ए कम होनी चाहिए। तो इसमें जो सेकंड वाले की ई ए बन रही है ये वाली बन रही है, इसमें सेकंड वाले की ई ए जो है ये वाली बन रही है। तो इसकी ई ए कम है, तो दिस विल बी द फास्टर और एंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन ऑक्साइड involve are involved in formation of photochemical smoke and acid rain. Which oxides of nitrogen are involved with photo। अच्छा, देखिए फोटोकेमिकल स्मोक में तो ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए आपके पास यहाँ से तो आंसर ये ठीक है और ये वाला ठीक है। लेकिन एसिड रेन में ना थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा ग्लिची है। क्या ग्लिच है। ये जो होता है ना ये तो एसिड रेन करता है, याद रखिएगा एसिड रेन करता है। इसको आप पानी में ऐड करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। आपके पास बनता है, एक बनता है HNO2 और एक बन जाता है HNO3। इसका तो मसला नहीं है, एसिड रेन करेगा और बैलेंसिंग की परेशानी नहीं करनी है हमें बैलेंस का। लेकिन NO नहीं करता। लेकिन एक इश्यू है कि NO इज हाईली अनस्टेबल। ये आपसे पूछे बगैर ना ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन ऑफ एयर सिलेक्शन करता है और बन जाता है NO2। जब ये एयर में रिलीज होगा तो बन तो जाएगा ना खुद ब खुद। जब बन जाएगा तो फिर रिएक्शन करके पानी से ये बना देगा। तो इसलिए आपके पास HNO2 HNO3 की मिक्सचर तब भी बन जाएगी आपके पास। इसलिए डायरेक्ट तो नहीं करता, ये कंफर्म है। तो आपके पास इस तरीके से रिएक्शन हो जाता है क्योंकि ऑटो रिएक्शन इसका जो है इसमें कन्वर्जन होता है इसका। इसलिए इसको हमें टिक करना पड़ेगा। हल्का सा स्नेकी था, बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है इसको यहाँ से किया हो कि ये नहीं करता। लेकिन एक्चुअली क्योंकि ऑटोमेटिक इसका कन्वर्जन होता है एज कम्पेयर टू अदर पोल्यूटेंट्स जो है। जैसे आपके पास पोल्यूटेंट है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, आपके पास NO है। तो
तो ये सारे ऑक्सीडाइज होते हैं, ये SiO2 बन जाता है, ये SO3 बन जाता है, ये NO2 बन जाता है, सारे ऑक्सीडाइज होते हैं, सारे ऑक्सीडाइज होते हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ एक जो है ऑटोमेटिकली होता है, दिस, सॉरी दिस वन, ये ऑटो कन्वर्जन होता है। बाकी इसको कंबस्ट करना पड़ता है आपको, इसको भी आपको जो है कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ता है, सेकंड वाले में कैटलिस्ट भी और कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये ऑटो हो जाता है इस बेस के ऊपर इसको हमें, तो आप इस पे सिलेबस में याद रखिएगा कि आपके पास ये दोनों ही काम कर सकते हैं। और अगर आपको इसी इक्वेशन से बैलेंस करके देनी पड़े तो आप इसको ऐसे भी बैलेंस करके दे सकते हैं कि आपने लिखा NO और आपने लिखा पानी। अब आपको पता है कि इसको कन्वर्जन के लिए ना ऑक्सीजन भी चाहिए थी, आप इसको हाफ ऑक्सीजन भी दे दें, हाफ ऑक्सीजन दे देंगे तो ये NO2 बन जाएगा, फिर आपके पास बैलेंसिंग का थोड़ा सा मसला आएगा। बहरहाल इसको हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो आपके पास HNO2 एंड HNO3 दोनों का मिक्सचर बन जाएगा दोबारा। एंड फॉर दिस यू नीड टू डू व्हाट यू नीड टू डू, आप इसको तो दो करेंगे तो बैलेंसिंग के लिए आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज कम हो जाएगी है। तो 2 3 4 5 पूरा, तो ऐसे भी ये हो जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर बन जाएगा ए। फोटो केमिकल के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद द क्वेश्चन इज फ्रॉम क्यूरियोसिटी, आयनिक एटॉमिक रेडियस। तो आपको बताया था कि अक्रॉस द पीरियड जो है रेडियस छोटा होता है एटम्स का, अक्रॉस द पीरियड जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, इसलिए आपका जो रेडियस होता है ना वो अक्रॉस द पीरियड छोटा हो रहा होता है। एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास ये एटम था तो फिर जो है ना अक्रॉस द पीरियड इसका साइज जो है छोटा होता जाएगा सबका। तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस जो होता है ना, अब आयनिक में मसला होता है, आयनिक में मसला ये होता है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा, मैंने शॉर्ट में बताया था कि मोर पॉजिटिव स्मॉल एंड मोर नेगेटिव लार्ज। तो आपसे दो बातें कर रहा है, एक तो कह रहा है कि थर्ड पीरियड के दोनों, तो एटॉमिक रेडियस जो है ना आपके पास सोडियम का बड़ा होगा सल्फर का छोटा होगा, ये तो पकड़ ले पहले कि सोडियम इज ग्रेटर हो गया। अब रह गया आयनिक का मसला। देखिए आयनिक में ना आपके पास सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, सल्फर के ऊपर चार्ज होता है -2, तो जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव उतना बड़ा, जितना पॉजिटिव उतना छोटा हो जाएगा। इस पेज पे आराम से इसको संभाल लेंगे आप लोग क्वेश्चन। तो सल्फर का साइज बड़ा होगा, तो सल्फाइड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड X, an oxide of third period, it's a white solid, react with water to form acid solution। पहली बात उसने बोली है कि ना ये RTP पे 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड होता है। अच्छा आपके पास ना इसमें से आप इसको काट सकते हैं, बाकी सब सॉलिड है, ठीक है, दिस इज अ गैस। अच्छा अब रह गया आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन जो बनाएगा ना वो कौन सा ऑक्साइड होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल ऑक्साइड में आपके पास एक तो ये आ रहा है कि यार आपके पास सिलिकॉन ऑक्साइड जो है ना सैंड होती है, पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, एसिडिक ही, लेकिन पानी में जाके सैंड नीचे सेटल होने देती है, तो इट इज इनसॉल्युबल की वजह से हट जाएगा। हाँ बाकी जो है बीइंग एसिडिक जो है NaOH वगैरह से रिएक्शन कर जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ बचेगा डी। तो इसका फास्फोरस ऑक्साइड जो पानी में डिसॉल्व भी होगा और एसिड सॉल्यूशन भी बनाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल डीकम्पोजिशन मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो आपको बताया था कि मैग्नीशियम नाइट्रेट हो या कार्बोनेट हो, तो आपके पास जब डीकम्पोजिशन होती है, जब इनको हीट करते हैं तो इनके ना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनते हैं आपके पास। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास? एक है मैग्नीशियम और एक है N, इसका ऑक्साइड बनेगा, तो वैलेंसी 2 2 थी, इसकी फार्मूला सेट हो गया। जबकि दूसरे वाले में वैलेंसी जो है उसका ऑक्साइड जो है वो NO नहीं बना सकते, वैलेंसी से नहीं बना सकते, बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, इसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली सल्फर का भी SO2 होता है, इसका NO2। तो ये काम करने के बाद आपको बैलेंसिंग करनी थी, बैलेंसिंग करने के लिए मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, इसको आपने 2 कर दिया। ऐसा करने से आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन जो है ना इस साइड पे कितने आ रहे हैं? 6। तो यहाँ पे आपके पास 1 हो गया और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 6 थे, तो एक ऑक्सीजन आपको वहां पे लगाना होगा, इसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा हाफ। इसकी देखें आप, ग्रुप 2 का है, इसकी अगर बैलेंसिंग नहीं आती ना तो फिर तो बहुत सारे क्वेश्चन का बड़ा मसला आएगा, क्योंकि मोलर कैलकुलेशन पूछ रहा होता है इसमें, तो अमाउंट्स वगैरह पूछ रहा होता है, तो सब कुछ पता होना चाहिए आपको। तो 2.5 मोल्स गैस के बनते हैं 1 मोल से इसके, ठीक है, और आपके पास यही चीजें होंगी, तो आपके पास ये तो काट दें, ऐसी चीज नहीं बनेगी इसमें। और फिर जो है बैलेंसिंग इसने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वाला आंसर बन जाएगा इसका।
फिर आपको ऊपर वालों में काटना होता तो काट लेते, ये नहीं बनता, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, वैसे भी आपके पास आंसर यही आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर इज एक्व सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आर कोई सोल्यूशन था, तो उसने ना दो काम किए इसमें ना, आर के दो पार्ट किए उसने, इसमें भी आर को लिया, इसमें भी आर को लिया। तो इसमें उसने ऐड किया है बैरियम स्ट्रोंशियम नाइट्रेट को, और उसने कहा कि वाइट पीपीडी बने, लेकिन नाइट्रेट तो कभी पीपीडी नहीं बनाता, स्ट्रोंशियम बना सकता है। अब स्ट्रोंशियम किसके साथ इनसॉल्युबल होता है? स्ट्रोंशियम हो सकता है इनमें से कार्बोनेट के साथ और सल्फेट के साथ, ऑल कार्बोनेट इनसॉल्युबल, एंड ग्रुप टू के जो सल्फेट्स होते हैं ना, वो कैल्शियम से नीचे वाले इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये हो सकता था। अच्छा, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाने थे। ठीक है। अगली बार उसने कहा कि जब उसने रिएक्शन करवाया ना इसका आर का एसिड के साथ, तो नो विजिबल चेंज, मतलब अगर कार्बोनेट होता ना उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती इससे, तो इसमें अगर आप एसिड ऐड करेंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एफिनिटी। उसने कहा नो विजिबल चेंज, कार्बोनेट काटना पड़ेगा सल्फेट के साथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसकी बैलेंस इक्वेशन आपको बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। 3Cl2 प्लस 6NaOH था, उससे आपके पास बनता था, आपके पास 5 बच जाते थे NaCl, एक बनता था आपके पास NaClO3, एंड बाकी बनते थे पानी, और पानी की बैलेंस हो जाएगी एसिड। अब यहाँ पर क्या रेशियो है इनका? यहाँ पर उसने मास पूछा है इसका, और उसके मोल्स दिए हैं, तो इसके मोल्स दिए हैं, जबकि इसका जो है मास पूछा। बैम बैम। अगेन द फर्स्ट लाइन इज फ्रॉम इक्वेशन एंड द सेकंड लाइन इज फ्रॉम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ठोक दें पहले यहाँ पर। क्वेश्चन में कह रहा है अगर इसके 0.6 हो, उसका कितना मास बनेगा, एंड ऊपर वाली लाइन आपको इक्वेशन से लिखनी थी, इक्वेशन से मोल लिखने हैं, इसके तीन लिखेंगे मोल्स, जबकि इसके मोल्स नहीं लिखने, मास लिखना है, तो इसका मास बन जाएगा जी 23 प्लस 35.5 प्लस 48, so this is 106.5. Then we need to solve it. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0.6 इंटू 106.5 एंड डिवाइड बाई 3। इंटू करना है 0.6 एंड डिवाइड करना है 3 से, उसका आंसर जो है 21.3 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x and y are sodium salt of group 7 elements. x react with concentrated sulfuric acid and H2S। H2S कौन बनाता था याद करें, ये सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस करके H2S तक -2 तक ले जाने वाला जो था ना, 8 का चेंज आया था, ये काम किया था सोडियम आयोडाइड कर सकता है ये काम। अगली बात उसने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड से देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये वीक वाला Cl था। नाउ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 1, aqueous X react with bromine। कह रहा है ब्रोमीन से अगर रिएक्शन करवाऊं किसका, NaI का, तो ब्रोमीन रिड्यूस होती है। पहली बात, रिएक्शन होगा या नहीं होगा? यस हो जाएगा, क्यों? ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव, ब्रोमीन ऊपर होता है एंड क्लोरीन इससे भी ऊपर होता है और आयोडीन नीचे होता है, तो मोर रिएक्टिव जो है इसको आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। ऐसा करने से आपके पास यहाँ से बन जाएगा NaBr, जबकि ये बन जाएगा I2। तो ये तो -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया, जबकि ये जो था ना आपके पास ब्रोमीन, ये 0 था और अब -1 हो चुका है, तो ये रिड्यूस हो गया। तो पहली बार रिएक्शन होगा एंड ब्रोमीन, aqueous X reduces bromine, आपके पास यही वाला आंसर बन गया। नेक्स्ट पार्ट को देखना है, देख लेते हैं। aqueous X, aqueous Y react with silver nitrate to give PPT which is insoluble। देखें, आपके पास इसकी Y की बात कर रहा है ना, ये आपके पास NaCl है, इसके सिल्वर के साथ जो PPT बनेंगे AgCl, वो तो insoluble नहीं होते, वो तो soluble होते हैं। XY react separately with concentrated sulfuric acid to produce halogens। इसमें से NaI जो था ना, ये तो उसको रिड्यूस कर देगा, सल्फर को खुद आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो आपके पास NaCl था, ये तो Cl2 में कन्वर्ट नहीं होता, ये तो उसको रिड्यूस नहीं कर सकता था, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। एंड X react with concentrated sulfuric acid
6 हेलाइड आयंस आर नीडेड। तो X जो है 6 नहीं, यहाँ पर 8 की जरूरत होगी। क्यों? आपके पास जो H2SO4 था, ये कन्वर्ट हो गया था H2S में। यहाँ से जो ऑक्सीजन स्टेट बनी थी ना इसकी, तो यहाँ पे अगर ढूंढेंगे तो दिस इज +6, जबकि यहाँ पे ढूंढेंगे तो इट इज -2। तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है ना, दैट इज 8 का चेंज आ रहा है। तो 8 के लिए आपको 8 आयोडाइड चाहिए, मतलब आयोडाइड आपको 8 चाहिए, क्योंकि एक आयोडाइड के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपके पास जो से HX बना था, तो यू नीड 8 आयोडाइड एक्चुअली, जो 8 इलेक्ट्रॉन देंगे इसके लिए। तो यहाँ से 6 की वजह से मेरी बात भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट ई, फिगर 3, इट फॉर्म क्लोराइड that react with small amount of water to produce white PPT and steamy fumes। यकीन करें यहाँ से ए की तरफ ध्यान जा रहा है, एंड दैट इज SiCl4 की तरफ। यही पानी सिलेक्शन करके आपके पास व्हाइट पीपीटी इसके बनाता था और आपके पास स्टीमी फ्यूम्स बनाता था इसके। तो बैलेंस करने की कोशिश करें तो ये इसकी बैलेंसिंग हो गई, और ये 4 HCl। लेकिन आगे ना उसने एक बात घुमा दी है, उसने कहा है कि द व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन HCl एंड NaOH। तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी सॉल्युबल हो रहा है, इसका मतलब ये कि एम्फोटेरिक है फिर। और एम्फोटेरिक किसका ऑक्साइड होगा? एम्फोटेरिक आपके पास अलीसैन पप्पू, मतलब एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किन किन से अमोनिया बनेगी? याद रखिएगा, अमोनियम आयन जो होता है ना, ये बनता कैसे है? ये बनता है कि अमोनिया के साथ एक H आके ना ये स्टक हो जाता है। एक्चुअली ये एक एसिड है, तो आपके पास ये जो है ना बन जाता है एसिडिक। इसको अगर आप चाहते हैं ना कि इसमें से H निकाल दें, यू नीड OH, मतलब बेस यू नीड। बेस को न्यूट्रलाइज करवा के इसका OH और उसका H निकाल के बना देगी पानी, और ऐसा करने से आपके पास ना अमोनिया लिबरेट हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। याद रखिएगा कि अमोनियम आयन जो है ना, जैसे आपके पास मैंने याद करवाया था कि एसिड रिएक्शन करता है मुस्लिम कमर्शियल बैंक से, तो याद रखिएगा कि फिर बेस जो है ना आपके पास, वो रिएक्शन करती है A² से। इनमें से एक ए क्या होता है? एक होता है एसिड, जबकि दूसरा होता है अमोनियम सॉल्ट। तो एक तो एसिड के साथ और एक अमोनियम सॉल्ट के साथ। इसमें अमोनियम है और बेस है, अमोनिया बनेगी, अमोनियम है और बेस है, अमोनिया बनेगी, अमोनियम है और बेस है। अब आपको बेस भूल गया हो, तो बेस होती क्या थी? बेस जो होती है ना, वो होती है मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसमें बनेगी। ये आपके पास अमोनियम है, ये एसिड है, इसमें नहीं बनेगी। तो 1 2 3 तीनों में अमोनिया प्रोड्यूस होगी। अब किसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगी ये भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपके पास दो थे अमोनियम, तो दो बनेगी, यहाँ पे एक और यहाँ पे भी एक बनेगी। इसके बाद कह रहा है कि मीथेनॉल के बारे में कौन सी बात सही है? मीथ का मतलब होता है 1 कार्बन, अल है मतलब एल्डिहाइड, आपको करना है इसको, एंड बाकी वैलेंसी जो रहेगी ये करते हैं। कौन सी बात सही है? इट्स अ प्लेनर, यस प्लेनर, क्योंकि इसमें आपके पास 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, देयर इज नो लोन पेयर। तो आपके पास 120 का एंगल होगा। प्लेनर कौन कौन से होते थे बताया था आपको, 180, 120 एंड 104.5, ये 3 प्लेनर होते हैं। तो ये बात तो ठीक है। इट कंटेन 3 सिग्मा बॉन्ड, यस, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, जबकि इसमें एक पाई है। तो आपके पास 3 सिग्मा भी है, तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास ये है, and that from is from isomerism। he says कि इसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं? कायरल सेंटर्स जो है आपको पता है कि कहाँ कहाँ होते हैं और कहाँ कहाँ नहीं होते हैं, आपको बताया था। CH3 को नहीं देखना, मतलब ऐसा कार्बन जिसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट हो। तो आपके पास अभी स्ट्रक्चर और स्केलेटल फार्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देख सके ना, डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वो आपने नहीं देखना होता। आपको देखना क्या, CH या C को देखना होता है। इस पे भी देखे ना, इस वाले में भी 2 H लगे हुए, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ इसको देखना था। उसको देखते हैं जरा। इसको अगर देखते हैं तो ऊपर OH है, नीचे इसके H आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट एंड राइट आर डिफरेंट। नो, दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब कि इसमें कायरल, यहाँ से ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, बट दीज टू आर सेम। तो ये भी कायरल निकला, इसको देखने का फायदा नहीं था। और बाकी जो है किसी और चीज को देखने का आपके सामने ही है। तो यहाँ पे हर जगह पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें 0 निकलेगा कायरल सेंटर। लेफ्ट और राइट सेम निकल आई थी। इसके बाद वो कह रहा है कि अगर मैं इसको रिएक्शन करवा दूं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से 2 मिथाइल 2 पेंटीन को,
तो आप लिख दे 2 मिथाइल और 2 पेंटीन, दो पे लगा दे मिथाइल भी और दो पे लगा दे पेंटीन। अब उसने मेजर प्रोडक्ट की बात की है। जब अब इसमें आप HBr को लेके आएंगे ना, तो मैं लेके आता हूँ HBr को। अगर आप इसमें हाइड्रोजन लगाए ना, इस पे 3 आएंगे, इस पे कोई नहीं आएगा, 4 पूरी है, इस पे आपके पास एक H होगा और ये हालात। तो इसमें से H वहां जाता है मार्कोवनी-कॉक्स रूल की वजह से, जहां पर H ऑलरेडी ज्यादा होता है, तो H ने यहाँ पे जाना है और Br ने यहाँ पे जाना है। ऐसा करने से आपके पास जो कंपाउंड बनेगा, उसमें ना आपके पास जहां पर मिथाइल लगा हुआ है ना, उसी पे आके ब्रोमीन भी लगेगा। इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, एन भी हो जाएगा साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। कोल्ड डाइल्यूट मैग्नेट से रिएक्शन करवाया पेंटुइन का, और मेजर प्रोडक्ट तो सिर्फ उसने पता नहीं क्यों बोल दिया, पता नहीं उसका मेजर, माइनर तो सिर्फ हमारे पास मार्कोवनी-कॉक्स रूल होता है 12। तो आपने लिखा पेंटुइन, ये बन गया जी पेंटुइन। इसमें होना क्या है, इसमें जाके इन दोनों जगहों पे OH आ जा रहा है, इधर और इधर, इधर और इधर। तो आपके पास कार्बन नंबर 2 और 3 पे आना है। उसने स्ट्रक्चर फार्मूला दिया आपको, टेंशन वेंशन कोई नहीं लेनी है आपने। तो दोनों जो है आपके पास कहाँ कहाँ पे होने चाहिए, यू कैन इजिली काउंट। इसमें अगर देखें तो कार्बन नंबर 1 ये रहा, एंड फिर कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH लगा हुआ है, एंड फिर कार्बन नंबर 3 पे भी OH लगा हुआ है, एंड उसके बाद यू कैन सी CH2 आ रहा है, एंड उसके बाद फिर आपके पास CH3 आ रहा है। तो पहला वाला ही निकला है इसमें, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगली बात, आपको ये बात तो पता थी कि इसमें डायोल बनेगा। हो सकता है कुछ ऑप्शन कर चाहिए, डाई कीटोन बना दिए, काट दे इसको। इसमें एक OH लेके आ रहा है, ये भी काट ले। इसमें एसिड और ये बना दिए, वैसे ही कट रहे थे सारे। ठीक है, डायोल एक ही में आ रहा था आपके पास। नेक्स्ट में आपके पास कह रहा है कि इसका मैंने ब्रोमीन सिलेक्शन करवाया है। तो यू नो कि एक ब्रोमीन जो है ना यहाँ पर आ जाएगा, और एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा ब्रोमीन, और एक आपके पास यहाँ पर आएगा। ऐसी स्ट्रक्चर देखनी थी। तो डबल बॉन्ड तो नहीं होगा, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, काट दे इसको। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे छोड़ा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत हल्का क्वेश्चन था, बहुत आराम से आप कर सकते थे, ओ की बेस पे क्वेश्चन था। ब्रोमीन ऐड करने से डबल बॉन्ड तो खत्म होंगे। एंड ये वाला पार्ट जो है अगर आप देख सके, तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो आपके पास ये देखें CH2Br बन जाएगा, जबकि ये CBr बन जाएगा। CBr CH2Br एंड CH3, एंड नीचे आपके पास दो जोड़ प्रोटीन आ जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच मिक्सचर विल प्रोड्यूस नाइट्राइल। अच्छा जी, नाइट्राइल जो होता है ना, वो साइनाइड आयन होता है एक्चुअली। साइनाइड आयन जो है ना, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। और न्यूक्लियोफाइल जो है कहाँ जाता है, आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल जाता है जिस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। तो पहला ऑप्शन से दिया है हेलोजन एल्केन, सही है। हेलोजन एल्केन में आपके पास जैसे ये लगा हुआ है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि पार्शियल नेगेटिव है। अच्छा जी, CN को लेके आना आपने, नाइट्राइल में आना है। तो CN किसी और में है ही नहीं। ठीक है, अमाइन, इससे तो आपके पास अमाइन बन जाएगा ना। 2,4-डीएन के से कीटोन से उससे हाइड्रोजन, नाइट्राइल तो नहीं बनता। एंड कार्बोक्सिलेज अमोनिया से तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो गलत। क्वाइट सिंपल। 31, विच रिएक्शन क्लासिफाइड एज SN1। SN1 करता था टर्शरी। टर्शरी की आपको पहचान बताई थी मैंने, लिखा होना कि 2 मिथाइल एंड 2 ब्रोमो, ऐसा। तो एक ही जगह पे दो पे ही मिथाइल और दो पे ही, तो आपके पास ना ये टर्शरी बन जाता है। तो इसलिए आपको इसको सिंपल से ढूंढे, काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो 2 मिथाइल 2 क्लोरो, मैं इसको जरा पकड़ लूँ, ये आपके पास है टर्शरी, ये भी टर्शरी। अच्छा, जबकि ऊपर वाले दोनों ना, ये 1 क्लोरो एंड 1 क्लोरो, ये प्राइमरी है। मैं लिख देता हूँ, दीज टू आर प्राइमरी, जबकि ये दोनों आपके पास टर्शरी टर्शरी है। अच्छा जी, अब आपके पास इसमें मैंने बताया था हेलोजन एल्केन है। इसमें आपको ना HCN या वो, देखिए अगर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉल में यूज किया, ये ना इलिमिनेशन कर जाता था, अगर आपको याद हो। तो ये जो था ना बेबी को बेस पसंद वाला रिएक्शन मैंने आपको बताया था ना, ये वो वाला रिएक्शन बन जाएगा, ये काट दे।
आपके पास ना पोटेशियम साइनाइड यूज करना होगा इथेनॉल में। इथेनॉल इसलिए क्योंकि अल्काइल नाइट्रोजनों के सारे रिएक्शन जो है वो अल्कोहलिक मीडियम में ही होते हैं, सिवाय एक के जो NaOH वाला था एक्वस। तो आपके पास ये बन जाएगा आंसर, मतलब टर्शरी होना चाहिए था। और दूसरी बात जो है उसका जो रीजन था वो बताया उसने। हाँ, अगर यहाँ पे एक्वस लिखा होता ना यहाँ पर, तो फिर ये भी सही हो जाता। इसके बाद कह रहा है कि विच मिक्सचर प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल एज मेजर प्रोडक्ट। तो आपको प्राइमरी अल्कोहल बनानी है। ठीक है, प्रोपेनोन से तो आपके पास सेकेंडरी बनेगी। आपको पता है कि तो जरा स्पीड चलते हैं ना, आपको पता है कि सेकेंडरी से कीटोन बनता है और कीटोन से वापस सेकेंडरी बनेगी। प्रोपीन स्टीम प्रेजेंस ऑफ H3PO4। अब इसमें एक मसला है छोटा सा। ये प्रोपीन हो गया आपके पास, इसमें ना H जो है ना आपका मेजर लिखा है, उसने मेजर लिखा हुआ है। तो अगर इसमें आप H एंड OH को ऐड करेंगे ना, तो H यहाँ पे जाएगा जहाँ पे H ऑलरेडी ज्यादा थे, जबकि OH यहाँ पे। तो आपके पास टू ब्रोमो बनेगा। तो आपके पास ये जो एल्कोहल बनेगी दिस विल बी सेकेंडरी, टू ब्रोमो टू हाइड्रोक्सी, इट विल प्रोड्यूस सेकेंडरी। ब्यूटानोइक एसिड से आपके पास ब्यूटानोइक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट कर देगा, उसको प्रोड्यूस। एसिड क्योंकि टर्मिनल होता है, ये आपके पास एसिड होता है। तो इसमें दो काम होंगे। नंबर वन, इसका जो ऑक्सीजन है ना ये वाला पूरा गायब हो जाएगा, एंड यहाँ पर ना दो H आके लग जाएंगे। तो ये आपका प्राइमरी बन रहा है, एसिड से प्राइमरी बनेगा पोजिशन 1 पे। और इथीन एंड हॉट, इसका इथीन का तो आपको पता है ना कि इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाएगा कटने पे, एक कार्बन का पीस बचना था। ऑल्सो रॉन्ग। आगे जो आपको कंपाउंड दिया ना उसने, यहाँ से तो आप पहचान गए कि चू लिखा हुआ है, यहाँ से ऊष्ट लिखा हुआ है, ये दोनों ही अल हैं, एल्डिहाइड। आपने एक्सेस ऑफ एसिडिफाइड के साथ रिफ्लक्स किया है, दोनों ही एसिड बन जाएंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये क्या फुल ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वो कट नहीं जाएगा। इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि KMnO4 नहीं है, डाइक्रोमेट है। तो आपके पास एक्चुअली ये कंपाउंड ऐसा था, सॉरी ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। तो यहाँ से आपके पास एल्डिहाइड है, जबकि यहाँ से ना आपके पास अल्कोहल है। आप जब रिफ्लेक्स कर रहे हैं इसके साथ, तो एल्डिहाइड ने तो कन्वर्ट होना था एसिड, लेकिन उस तरह से अगर देखें ना तो वो प्राइमरी अल्कोहल थी आपकी। तो इस प्राइमरी अल्कोहल के ये दोनों H हट जाएंगे, ये OH रहेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा आपके पास ये। तो आपके पास इधर से भी एसिड बन जाएगा, इधर से भी एसिड बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ से भी एसिड और यहाँ से भी एसिड बन जाएगा। तो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो वो जो मैंने पहले कहा था वो कार्बन कार्बन बॉन्ड का कटना, वो एल्डिहाइड के लिए हो सकता था वो, लेकिन वो KMnO4 ही कर सकता है, ये नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, ये कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल इसमें जो है ना ये है R-, तो ये प्लस होता है, आपको पता है एक न्यूक्लियोफाइल है। पेंटेन 3 ऑन के साथ रिएक्शन करना है। पेंट मतलब पेंट का मतलब 5, ये हो गया 3 ऑन। अब आपको पता है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल ने यहीं पे आना है। अच्छा जी, न्यूक्लियोफाइल आपके पास ये है C2H5 वाला, इसको लेके आता हूँ मैं। ये C2H5 हो गया, इसके पास लाजमी सी बात लोन पे होगा, नेगेटिव चार्ज है, ये इसको प्रोवाइड करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। तो आपके पास जो है ये इसके साथ अटैच कर देता हूँ मैं। इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन अपलिफ्ट कर लिए, यहाँ से अटैच हो जाएगा इसके साथ। ऊपर इसने कहा कि प्रोटोनेटेड विद फाइनल प्रोडक्ट, उसमें आपने H भी ऐड कर दिया, तो H इसकी जगह पे आके लग जाएगा, H पॉजिटिव, तो ये आपके पास OH बन जाएगा। अब इसमें आपको जिस कार्बन के ऊपर ये काम हो रहा है, उस कार्बन को वो से देखें। जिस कार्बन पे OH लगा होगा ना, उसके एक तरफ तो होना चाहिए CH3, एक तरफ होना चाहिए। तो जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है, एक तरफ होना चाहिए CH3। तो आपके पास CH3 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, दोनों बाकी में नहीं आ रहा। फिर एक होना चाहिए आपके पास C2H5, तो ये आपके पास C2H5 हो गया। तो इसमें आपके पास नहीं आ रहा C2H5, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज आपके पास, तो आप अपने आराम से देख सकते हैं, 3 कार्बन, एक कार्बन और 2 कार्बन होने चाहिए इसके साथ। 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 1 कार्बन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको नजर आ गया गलत है ये, और वो जो है वो तो बहुत ही गलत हो गया। उसमें आपके पास उस कार्बन के ऊपर तीनों जगहों पे टर्शरी एल्कोहल बनेगी आपके पास, उसको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास ये है, द कंपाउंड Q।
इसको पहले उसने एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिफ्लक्स किया। अच्छा, अब इस रिफ्लक्स से क्या होगा, इसके पास ना, आपके पास ये कटेगा यहाँ से, और फिर ना आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल थी ना, ये वाली, ये सेकेंडरी, सॉरी, सेकेंडरी अल्कोहल थी, कीटोन बन जाएगा। एंड ये प्राइमरी थी, ये एसिड बन जाएगा। और ये एस एल्डिहाइड था, ये आपके पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन बाकी जगह पे कुछ नहीं होगा। हाँ, यहाँ से कीटोन बनेगा, जबकि यहाँ से आपके पास एसिड बन जाएगा। तो ये शक्ल जो है थोड़ी सी मैं बनाना जरा मसला हो जाएगा, चलो देखते हैं ट्राई करके। तो आपके पास ये पार्ट इसका जो है ऐसा बचेगा, यहाँ से आपके पास ना ये डबल बॉन्ड था। सिमिलरली अब जो है इस तरफ चलते हैं। तो आपके पास यहाँ पे इसको खोल दिया मैंने, बाकी 6 का रिंग है, ऊपर भी 6 का रिंग है। इसके बाद आपके पास 5 का रिंग है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ये ऐसा था, एंड आपके पास यहाँ से कीटोन था, और यहाँ से आपके पास प्राइमरी अल्कोहल थी। देखिए, एक तो ये कीटोन बन जाएगा, दूसरा ना यहाँ से बन जाएगा एसिड। इस वाली की बात करते हैं ना, ये कीटोन बन जाएगी। ये वाला जो था ना, इस पे ऑक्सीजन एक लगा हुआ था, ये एसिड बन जाएगा। एंड ऊपर वाला जो था कीटोन, तो कीटोन रहेगा, लेकिन ये जो है आपके पास बन जाएगा सी, डबल बॉन्ड O एंड OH रहेगा। तो आपके पास ये सब मतलब इसका हो जाएगा। अब उसने क्यू के साथ क्या सही, क्यू के साथ, तो क्यू तो ऑलरेडी जो था इसकी बात कर रहा हूँ। और इन पीपीटी विद 2,4-DNPH, बिल्कुल इसमें आपके पास कीटोन भी है, एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, करेगा। नो रिएक्शन विद आयोडीन, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा, क्योंकि आयोडोफॉर्म में ना अल्फा कार्बन के साथ CH3 का पीस आना चाहिए। तो मैं बता दूं, अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है। अल्फा कार्बन इसका ये रहा, इसका ये रहा, और इसका आपके पास ये रहा, और इसका ये रहा। ना किसी के साथ CH3 का पीस नहीं आ रहा। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। तो पहली इसमें से ये वाली बात ठीक हो गई। दूसरी, रेड पीपीटी विद फेरिक सॉल्यूशन करेगा, क्योंकि आपके पास रेड पीपीटी इसके बना सकता है। यहाँ से एल्डिहाइड था इसमें, एंड नो रिएक्शन विद आयोडीन, ये वाली बात तो वैसी होगी। तो आपके पास 1 और 2 ठीक है। येलो पीपीटी बनाएगा, येलो पीपीटी बनाएगा, ये तो काट दे, नहीं बना सकता येलो पीपीटी। तो आपके पास ना यहाँ से ये 2 ऑप्शन बन गए, उस तरफ चलते हैं। जो आगे पास आपके पास आर बन गया, येलो पीपीटी विद आयोडीन। इसमें ना कीटोन आपके पास आ तो रहे हैं, लेकिन कीटोन के साथ हमें ढूंढना क्या है। देखिए, एसिड को नहीं देता आयोडोफॉर्म टेस्ट, कीटोन देता है। तो कीटोन जो है आपके पास, एक ये रहा कीटोन, और एक ये रहा आपके पास, और एक ये रहा, और एक ये रहा। इनमें किसी में भी CH3 का पीस नहीं आ रहा। तो ये येलो पीपीटी नहीं देगा, काटते हैं इसको। जेरो पीपीटी आयोडीन में नहीं देगा। नो रेशन फैलिक सॉल्यूशन, ये बात भी ठीक हो गई यहाँ पर। ये काटना था हमें। अच्छा जी, तो कट गया तो कट गया ना, उसको छोड़ देते हैं फिर। ऑरेंज पीपीटी में 2,4-DNPH कीटोन है, इसमें देगा। नो रिएक्शन विद आयोडीन, ठीक है। नो रिएक्शन विद आयोडीन, ठीक है। नो रिएक्शन विद फैलिक सॉल्यूशन, ये भी ठीक है। तो आपके पास ना यहाँ से ये 2 ऑप्शन बन रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि बी में दोनों मैच करके बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organic starting material could be used to in single reaction to produce propanoic acid? प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। इथेन नाइट्राइल से तो आपके पास 2 कार्बन है, तो इथेनोइक एसिड बन सकता है हाइड्रोलिसिस से। प्रोपेन 2 ओल से तो कीटोन बनेगा। प्रोपेनल एल्डिहाइड है, तो इससे आपके पास बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। एंड इथाइल प्रोपाइल इथेनोएट, इसमें आपके पास ना इससे बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा आपके पास। तो आपके पास जो है ओनली सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ। अच्छा जी, पहले वाले में अगर आप देख सकते हैं तो इसमें एसिड है और सोडियम सॉल्यूशन। अब आपको ये बात मैंने बताई थी कि अगर आप ना एक OH ग्रुप हो ना, एक OH ग्रुप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ROH। ये OH ग्रुप एसिड में भी हो सकता है, अल्कोहल में भी हो सकता है, मैं दोनों लिख देता हूँ। तो ये ना सोडियम से रिएक्शन करता है, सोडियम से रिएक्शन करेंगे। सोडियम क्या करता है, इसके इस वाले H को उड़ा देता है, एंड सिमिलरली ये वाला भी इसके इस H को उड़ा देगा। ऐसा करने से अल्कोहल में तो आपको बन जाएगा RO बचेगा, तो यहाँ पर आपके पास RCO एंड O बचेगा।
उसकी जगह पे आगे लग जाएगा सोडियम एंड सोडियम। आपके पास हाइड्रोजन कितने निकलते हैं इसमें? एक। अगर डायटोमिक फॉर्म में लिखें तो हाफ मोल बनता है, ये बताया था आपको मैंने। तो अगर आपके पास ना, याद रखिएगा कि एक OH ग्रुप हो ना, तो उससे आपके पास ना हाफ हाइड्रोजन बनती है सोडियम के साथ रिएक्शन करवाने में। इसमें आपके पास दो लिखा हुआ है, तो आपके पास दो OH ग्रुप हो जाएगी, तो आपके पास ना हाफ नहीं बनेगी, कितनी बन जाएगी? वन बन जाएगी, मतलब हाफ इंटू टू, तो दो, एक मोल बन जाएगा। एक OH से हाफ बनता है, तो दो OH से वन मोल हाइड्रोजन बनेगी। कार्बोनेट ना सिर्फ रिएक्शन करेगा एसिड से, इसमें एसिड सिर्फ एक ही है। तो आपके पास ना यहाँ पर कितनी बनेगी, ये भी देख लें। अगर आपके पास ये लिखा मैंने RCOOH, एंड यहाँ पे लिखता हूँ कार्बोनेट। तो होता क्या है कि इस कार्बोनेट से ना, इस कार्बोनेट में एक ऑक्सीजन होती है, इसमें से एक ऑक्सीजन को निकालना होता है। तो जब एक ऑक्सीजन निकलेगी, उसके लिए आपको ना दो H चाहिए होते हैं। तो आपके ना इसकी रेशियो बनेगी ये वाली, कि दो, अगर आपके पास हो एसिड, तो दो एसिड हो तो आपके पास बन जाएगा 2RCOONA, एंड एक कार्बन एसिड बनती है आपके पास। तो आपके पास इसमें एसिड एक था, तो आपके पास कार्बन एसिड एक नहीं बनेगी, क्योंकि दो से एक बनती है। तो आपके पास ना यहाँ पर भी हाफ मोल कार्बन एसिड बनेगी। ये एसिड बेस है, क्योंकि इसमें सोडियम एसिड ने इससे रिएक्शन नहीं करना, इसी से करना था एसिड से। इसमें नो गैस बनेगी, एसिड बेस में सॉल्ट एंड वाटर बनता है। फिर सोडियम आ गया, एक OH, दो OH, तीन OH। तीन का मतलब हो गया 1.5 हाइड्रोजन बनेगी आपके पास। अच्छा, वो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम किसमें बनेगा? ग्रेटेस्ट बना है आपके पास 1.5, मतलब जेड वाला। उसके बाद आपके पास लीस्ट किसमें बना है? लीस्ट बना है वाई में। दो ऑप्शन आ गए, चलो देख लेते हैं। तो आपके पास बना है, सबसे ज्यादा बना है जेड में। उसके बाद आपके पास बना है ये वाला डब्ल्यू, उसके बाद डब्ल्यू आना चाहिए। उसके बाद आपके पास आना चाहिए था हाफ एक्स वाला, और आपके पास कहाँ से बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटाइल अमीन कैन बी prepared from ब्यूटेन नाइट्राइल विद हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन आपको बताया था, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, कैसे करते थे। ब्यूटेन नाइट्राइल का मतलब हो गया बेटा कि चार कार्बन हो गए जी, इनमें से एक जो है ना ये इसमें इन्वॉल्व है, तो बाकी बचा ये हिसाब किताब। अच्छा, जब ये खुल जाता था तो क्या होता था? प्रोडक्शन कर रहे हैं नाइट्राइल बनाने की, इसकी हमें क्या बनाना, क्या है, हाइड्रोजन कितनी चाहिए, इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो हमें ना हाइड्रोजन कितनी चाहिए इसमें। तो ये ना इसमें ये डबल बॉन्ड जो है खुल जाता था, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो आपके पास ना दो H आएंगे इधर, और दो H आएंगे इधर। तो हाउ मेनी H यू नीड? फोर। फोर का मतलब हो गया दो मोल हाइड्रोजन चाहिए। अब अगेन जो है उसने बोला वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको मार्क करें, नीचे उतारें। सेंटीमीटर क्यूब दिया, आप लिख दें सेंटीमीटर क्यूब। एंड इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ग्राम में दी है, तो आप इसके नीचे लिख दें ग्राम। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे चाहे लगा दें आप अभी से। क्वेश्चन ये था कि अगर आप इसका 0.5 ग्राम यूज करेंगे, इसका कितना वॉल्यूम बनेगा? जबकि जो ऊपर वाली लाइन है वो आपको इक्वेशन से लिखनी होती है। तो इक्वेशन से लिखते हैं, इक्वेशन से इसका मुझे ग्राम लिखना है, वन मोल नहीं लिखना, वो निकालते हैं। तो आपके पास हो जाएंगे जी इसमें फोर कार्बन का मतलब हो गया 48, सेवन हाइड्रोजन हो गए, एंड एक ये। तो ये बन गया इसका MR 48 प्लस सेवन एंड प्लस 14, 69। दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं, 48 प्लस सेवन प्लस 14 बनेगा 69। एंड इसका जो है ना मोल नहीं लिखना है, वॉल्यूम लिखना है। तो आपको दो मोल का वॉल्यूम जो है 24 डेसीमीटर क्यूब, या 48 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, या फिर 48,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा बस। तो 48,000 इंटू 0.5 एंड डिवाइड बाय आंसर।
48,000 into 0.5 डिवाइड बाय 69। उसका वॉल्यूम आ रहा है 347.82। तो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, एडिशन पॉलीमर दिया है उसने आपको। इसका बहुत आसान सा तरीका बताया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया, टेंशन नहीं लेनी। हर दो कार्बन इज इक्वल टू 1 यूनिट, हर दो कार्बन इज इक्वल टू 1 यूनिट, राइट। तो किसी एक को उठा दें साइड पे, इस वाले को उठा रहा हूं मैं। तो मेरे पास ना ये सी डबल बॉन्ड लगा दें यहाँ पर, इस वाले पे दो एच लगे हुए लगाए, इस वाले पे एक तो एच है, फिर आगे ओ लगा हुआ है, फिर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, और फिर CH3। अब इसमें लंबी चेन की सिलेक्शन कर ले और फिर खेल लेते हैं। तो आपके पास लंबी चेन ना ये चल रही है, एस्टर बना, बीच में मैंने ऑक्सीजन को भी इंक्लूड कर दिया। तो कार्बन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 पे ऑक्सीजन आ रही है, 4 पे CO एंड 5 पे ये आ रहा है। तो ढूंढ लेते हैं। कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 3 पे ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 4 पे CO एंड कार्बन नंबर 5 पे CH3। तो ये तो सेट है। बाकी किसी को देखते हैं। कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 2 पे ये हो गया, कार्बन नंबर 3 पे O आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर CO आ रहा है, काटते हैं इसको। एंड ये तो गलत है और ये भी गलत है। तो A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनॉल is made by hydration of propane, sample purple, which feature information of the product would show no propene remain। अच्छा, देखिए, ये कह रहा है कि प्रोटीन जो होती है ना, इसमें अगर आप स्टीम ऐड कर दें, हाइड्रेशन, एच एक जगह पे आ जाएगा, OH दूसरी जगह पे आ जाएगा। तो मेजर माइनर को इग्नोर करें, फर्स्ट चलो देख लेते हैं इसमें हमें। तो चलो मेजर माइनर भी लगा ही देते हैं। तो इसमें से एच ना यहाँ पे जाएगा और OH यहाँ पे जाएगा, तो आपके पास ये बन गई प्रॉपर नहीं। इंफ्रारेड आपको बताता है, दो तीन पीक्स बता रहा होता है, एक CO की पीक बताता है, एक OH की पीक बताता है। तो वो कह रहा है कि मुझे बताएं कि नो प्रोटीन हो, ये बताना है। प्रोटीन का मतलब है डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड की पीक कहाँ पे आती है ढूंढ लेते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक जो है वो यहाँ पे आती है, जिसमें आपके पास एल्कीन भी आता है। तो 15 से 16 वाली मिसिंग होनी चाहिए, ये पीक आपके पास ना मिसिंग होनी चाहिए। तो लैक ऑफ, ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, लैक होना चाहिए। तो लैक जो है आपके पास यहाँ पर आएगा, सी वाले में मसला आएगा। तो ये था आपका पेपर, November 25 वेरिएंट 1 2। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।